हलचल भरे शहरों, शांत परिदृश्यों और विविध संस्कृतियों से भरी दुनिया में यात्रा सिर्फ एक भौतिक गतिविधि से कई अधिक एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। अगर आपसे कोई पूछे कि करोड़ों साल पहले जब ये पृथ्वी जलमग्न थी और उस दौरान पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बाहर आया था, हम जहां खड़े हैं, पश्चिमी सिंहभूम की ये नदियाँ, ये चट्टान करोड़ों साल पहले भूगर्भीय विस्फोट के बाद जब मैग्मा ठंडी होकर जलमग्न पृथ्वी से बाहर निकल कर आई, वो इलाका यही है। और इस बात की पुष्टि पूरे दुनिया के वैज्ञानिक कर चुके हैं। अब जाहिर है जो इलाका इतना वैविध्यपूर्ण होगा, वहाँ पर्यटन की कितनी संभावनाएं होंगी। पर्यटन की अपनी क्षमता को बताने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एक रोड मैप तैयार किया है। इस जिले में आप जिस दिशा में जाएंगे, आप प्रकृति को इस पूरे भूभाग पर मेहरबान पाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के इस सफ़र में हम एक एक करके आपको इससे रूबरू कराएंगे। जब किसी भूभाग के पुराने होने का दावा किया जाता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ के पुरातात्विक महत्व के स्थलों की ओर जाता है। तो क्या पश्चिमी सिंहभूम में भी ऐसा कुछ है? तो बिल्कुल है, बल्कि बिल्कुल जिंदा साइट है यहाँ, जिसकी खुदाई आज भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करवा रही है। तो कुछ निकल जाता है यहाँ पे? नहीं निकल, दीवार निकलता है। दीवार निकल रहा है। दीवार निकल रही है। हम बात कर रहे हैं बेनी सागर की। अब तक की खुदाई में यहाँ 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के अवशेष मिल चुके हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है जैसे खोदते हैं और निकलता है, तो क्या आप लोगों का अनुभव? हम लोग तो देख के उधर जाएगा, किधर इतना दूर जाएगा खोदेगा, मतलब ये आगे तक जाएगा? आगे तो तो ये भी पहले ऐसे ही ढका हुआ था? हाँ, ढका हुआ था, वो भी पहले ढका हुआ था, तब मिट्टी निकला हुआ। मूर्तियों की एक बड़ी रेंज यहाँ मौजूद है, जिसमें शिवलिंग तो बहुतायत में है और उसी के साथ साथ बुद्ध, गणेश, हनुमान, सूर्य, भैरव, कुबेर आदि की मूर्तियाँ भी मिली हैं। औजार और बर्तनों का मिलना यह बताता है कि प्राचीन काल में सभ्यता यहाँ कितनी आबाद थी। एक बेशकीमती शिलालेख भी मिला है, जिसकी लिपि ब्राह्मी से लेकर पाली प्राकृत से मिलती है। बोलते हैं आदमी तो ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ है, बोलते हैं। यहाँ हैरान करने वाले एक पत्थर के बारे में पता चला है, जो सदियों से यहाँ मौजूद है। इस पर चोट करने से ये बिल्कुल धातु की तरह आवाज़ करता है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल प्रदेश में जिस तरह आधुनिकीकरण प्राचीन परंपराओं का अतिक्रमण करता गया, समय के साथ यहाँ का महान इतिहास बस लोक कथाओं तक सीमित रह गया। झारखंड के ऐसे ही विलुप्त हो चुके लोक कथाओं को जानने हम जा रहे हैं कोंचमगिरी। और बुरा लगता है कि बिहार झारखंड जब एक था तो हमें बिहार के इतिहास के बारे में बताया गया, लेकिन झारखंड जब से अलग हुआ, यहाँ का कुछ हिस्ट्री पता ही नहीं लोगों को। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ के बारे में अगर यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं मिलेगा। तो क्या है इतिहास? पता चलता है कि यहाँ से जो हो जाती है वो विभाजित हुई थी, क्या है इसका? जी, यहाँ पर कोमचोंग नाम का एक बुजुर्ग था कि यहीं से इस क्षेत्र में जितना भी आदिवासी है, जैसे अलग अलग गोत्र के लोग हैं, बिरुआ, पिंगुआ, लागुरी और इस तरह से बहुत सारा हो का ऐसे गोत्र है, यहीं से ही विभाजन हुआ है, गोत्र विभाजन। ये मेन सेंटर मेन सेंटर है।
पश्चिमी सिंहभूम हो आदिवासियों के लिए जानी जाती है। आदिवासियों की एक ऐसी कौम जो अपनी साहस और पराक्रम के लिए विख्यात है। इनकी ऐसी ही वीरता की साक्षी है सिरेंगसिया। हम सब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे बहुत पहले 1837 में हमारे झारखंड के आदिवासियों ने इसी सिरेंगसिया घाटी में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका था। ये पूरा युद्ध पोटो हो के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा अंग्रेज़ मारे गए थे और हमारे 26 आदिवासी लड़ाकू शहीद हुए थे। झारखंड के जल, जंगल और पहाड़ को सहेजने में यहाँ के आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। आदिवासी जहाँ भी रहते हैं वहाँ जंगल, पहाड़ और नदियाँ सब सुरक्षित हैं। इन सबको वे अपने बोंगाओं का घर मानते हैं। आज भी यहाँ घने जंगलों के बीच ऐसे मंदिर हैं जो कि हमारे लिए प्रकृति और इंसान के सही समन्वय को स्थापित करता है। वो झरना से मैंने मछली नहीं चढ़ने सका तो रो दिया मछली। तब हम लोग का भाषा में हाकुयम हो गया है। हाँ, क्या होता है आदिवासी में हाकुयम का मतलब क्या होता है? हाँ, मछली रो दिया। अच्छा। हाँ, मछली रो दिया, वही हाकुयम हो गया। सुंदरता तो मैंने आप देखिए, देख लीजिए। हाँ। कैसा कैसा यहाँ से मैंने उतरना चढ़ना, और यह का झरना जो है ना, इसका जल हाँ। इतना साफ है कि इतना साफ है, ये जल मैंने अमृत के समान है। जितना देर रहेगा उतना देर उसका आत्मा में चैन आएगा। चैन आएगा। चैन आएगा। धड़कन जो है ना धड़कते रहता है। बिल्कुल, शरीर का खुराक है खाना और आत्मा का खुराक है शांति, शांति, ध्यान। रास्ते में एक ऐसा पड़ाव है जो कि हमारी थकान को पल भर में दूर कर देगा। कैंपिंग के लिए बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन है। झारखंड की नदियाँ कितनी अलग हैं। अगर हम इसकी तुलना हिमालय की नदियों से करें तो हिमालय की नदियाँ कितनी उग्र हैं, कितनी ठंडी हैं। आप कभी भी वहाँ ऐसी नदियों से एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी झारखंड की नदियाँ इतनी शांत, इतनी सरल, आप इसमें विलीन हो सकते हैं, आप इस नदियों में एक हो सकते हैं। अब हम कुछ अचंभित करने वाले प्राचीन मंदिरों की ओर चलते हैं, जिसके बारे में हमें किताबों में नहीं बताया गया। अभी जहां हम हैं यह है वैतरणी नदी का किनारा और यहीं पर स्थित है प्राचीन शिव मंदिर, जिसे रामतीर्थ स्थल के नाम पर जाना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान राम अपने वनवास काल में थे तो यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। उड़ीसा से लगे होने के कारण यहाँ मयूरभंज और सुंदरगढ़ से अनेकों श्रद्धालु आते हैं। हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे और जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जिसमें हम प्रकृति से एक हो जाएंगे। अब किधर जाएं यार ये हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे बड़े साल के जंगलों की, जो झारखंड की पहचान है। सारंडा का मतलब है 700 पहाड़ियों से घिरा साल के विशाल जंगल। सारंडा वन जैव विविधता का खजाना है, जिसे आज भी पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सका है। 820 वर्ग मील में फैला ये जंगल वन जीवियों के लिए किसी अभयारण्य जैसा है और प्राकृतिक सुंदरता और अद्वैत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सारंडा के 700 पहाड़ी पे सबसे ऊंचा है ये किरुबुरो का सनसेट पॉइंट। हालांकि ये जाना जाता है अपने सनसेट पॉइंट के लिए, लेकिन विरला ही यहाँ सूरज देखने को मिलता है। यहाँ का मौसम कुछ वैसा है कि आप जंगल जाते हो शेर देखने के लिए और आपको शेर नहीं दिखता हो और फिर आप जंगल जाते हो, तो ये आपको अधूरा छोड़ जाता है। और पूरा होने के लिए अधूरा कितना ज़रूरी है। तो मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे, आज तक मुझे यहाँ सनसेट, ये सामने जो ढलता सूरज 700 पहाड़ियों के बीच दिखता है, वो नहीं दिख पाया। और मैं भी ज़िद में हूँ, जब तक वो मुझे ढलता सूरज नहीं दिखेगा मैं यहाँ आता रहूँगा। सारंडा अब भी अपने भीतर कई रहस्यों को समाये हुए है। तो तुम जंगल में घूमती हो? हाँ? सुनो इधर, सुनो तो, तुमसे बात करना है। किरुबुरु से थोलकाबाद जाने के रास्ते में आपको मिलेगा ये जटी सेरेंग। जटी का मतलब होता है चटाई और सेरेंग होता है पत्थर, और बहुत यूनिक फॉर्मेशन है इसका। नदी सामने से आ रही है और बिल्कुल चट्टान में ये समतल हो जाता है।
और ऐसे बड़े पेड़ नदियों को एक तरह से ब्रिजनुमा आकार में बांटते हैं। जंगल के भीतर जगह जगह बहते पानी के स्रोत और प्राकृतिक झील जैसी संरचनाएं इसे खासा मनमोहक बनाती हैं। सारंडा की इन पहाड़ियों के नीचे नवामुंडे में स्थित है टाटा स्टील द्वारा निर्मित एक अनोखा पार्क, जिसमें पहाड़ों से आते छोटे झरनों और नालों के पानी को संचित किया जाता है। यह पार्क खनन उद्योग के लिए एक मिसाल है, कैसे हम प्रकृति का सिर्फ दोहन ही नहीं बल्कि उसे कैसे संरक्षित भी कर सकते हैं। कुछ हो गया। मतलब ये बिल्कुल पास में है सारंडा से? पास ही है, तो आप लोग जाते रहते हैं? है, ये जंगल उससे कनेक्टेड ही है। कभी कभी तो वो आ जाता है ना, लेपर्ड वगैरह सब भी यहाँ आ जाता था कि हाथी भी बहुत कुछ, हाथी भी झुंड में आते हैं, लेपर्ड्स भी आए हैं। हम लोग को कुछ लगता ही नहीं कि बाहर जाना नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग कहीं भी बाहर जा रहे हैं ना तो वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि हमें हिल स्टेशन जाना है, तो यही मिल रहा है, तो और फिर बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक कोयल नदी पर स्थित संत नरसिंह आश्रम की ओर। ये पूरे पश्चिमी सिंहभूम में इतने नदियाँ, जंगल, पहाड़ हैं, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन मंदिरों और आश्रमों को मैंने देखा है कि सभी मंदिर लगभग बड़ी नदियों के किनारे है। जैसे ये कोयल के किनारे है नरसिंह मंदिर, उधर वैतरणी के किनारे राम तीर्थ है। तो ये बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। नरसिंह बाबा यहाँ के सबसे पुराने, मतलब जिले के बोले या कोल्हान के बोले, सबसे पुराने योगी थे, संत थे और आज़ादी के परवाने थे। मैंने आज़ादी 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जो मैंने आज़ादी का पहला बिगुल फूका गया था, उसके कालखंड में नरसिंह बाबा जब 24 साल की उम्र के थे तब वो मनोहरपुर आए थे। मनोहरपुर के नरसिंह आश्रम से हाथ भर की दूरी पर है ये मुनि टुंगरी का आश्रम। ये इतना अनोखा है जैसे इसे आपके पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया हो। बिल्कुल कोयल नदी से सटा पहाड़ों के ऊपर ये आपको बहुत ही दिव्य अनुभव देता है। आपको यह और हैरान करेगा कि यहाँ पासी जंगलों के बीच एक आश्रम है और वो भी संगम के किनारे। ये बहुत सुंदर आश्रम है। समझ आश्रम है ये? हाँ जी। मनोहरपुर कोयल कोकिला। हाँ। कोयल किसको बोलते हैं? यही तो कोयल, मतलब कोकिला बोलती है। ओके, हाँ हाँ, अपने भाषा में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसे जंगल के बीच में इतना सुंदर आश्रम है ये जी। गंदा क्या बात है, ये इतना सुंदर है। सारंडा के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन पोड़ाहाट की पहाड़ियों के बारे में लोग कम ही जानते हैं। यह पहाड़ी श्रृंखला इतनी विशाल है कि पहाड़ियाँ क्षितिज तक फैले होने का एहसास कराती है। इन्हीं पहाड़ियों की गोद में है कई विशाल जलाशय। आजा आजा। चारों दिशाओं से पोड़ाहाट की इन हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है ये पंसुआ जलाशय। पूरे पश्चिमी सिंहभूम में आपको ऐसे जलाशय कदम कदम पर देखने को मिलेंगे और यही इस जिले को खास बनाता है। पहाड़ों के उस पार ग्रामीणों को अगर जाना होता है तो ऐसे लकड़ी के बने नावों का इस्तेमाल करते हैं और ये दृश्य बहुत ही अनोखा होता है। आज लगभग हम लोग 50 किलोमीटर ही चले और इतने ही दूरी में हम लोगों को 3 डैम्स मिल गए हैं। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाटर बॉडी से भरा हुआ है, इतने पहाड़ हैं। वेरी सरप्राइजिंग। वेरी सरप्राइजिंग। बट डिड यू नोटिस समथिंग? व्हाट? ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स जस्ट ऑपोजिट टू पंसुआ। ये नकती हो गया, बीच में जस्ट ये पहाड़ है और कुछ नहीं। एक इंसान की कद से लगभग 20 गुना ऊंचा है ये हिरनी फॉल्स। इसके सामने आके हमें पता चलता है कि हम प्रकृति के सामने कितने बौने हैं। अगर आप चाईबासा से रांची आते जाते हैं तो इसके ठीक बीचों बीच हमें मिलता है हिरनी का ये मनोरम जलप्रपात,
जो कि लगभग 120 फीट ऊंचा है। जंगल के भीतर यह किसी हिरन की तरह कुलाचे मारते बहती है और यहाँ आके मानो छलांग लगा देती है। पोड़ाहाट की ढलती पहाड़ियों के बीच हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पाताल की देवी भगवती का प्राचीन मंदिर, और इसे खास बनाती है इसकी तंत्र साधना और घट पूजा वाली पद्धति। चक्रधरपुर में है ये लगभग 250 से 300 साल पुराना केरा मंदिर। कहा जाता है कि कामरूप कामाख्या से वहाँ के सिद्ध संत ने देवी की मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापित किया था। जिससे हम लोग अपने पूर्वजों से सुने, दादाजी लोग से, पिताजी लोग से, कि यहाँ एक कामाख्या, कामरूप कामाख्या से लाला नाम के साधु, लाला साधु नाम से वो प्रसिद्ध थे, इधर आए थे। बहुत सुंदर मनोरम स्थान था, ये जंगल क्षेत्र था, और माँ का जो विग्रह को लाके वहाँ पर लेके आए थे, वो कहीं से, उधर से कामरूप कामाख्या से लेके आए। पश्चिमी सिंहभूम पहाड़ी श्रृंखलाओं और जंगलों से इस कदर आबाद है कि वाटर बॉडीज़ के मामले में भी इसके पास एक बड़ी रेंज है, जिसको एक्सप्लोर करने हम निकलेंगे तो ये हमें थका देगा, पर वह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेगा। चाईबासा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये तोरलो डैम। ये डैम इतना अनोखा है जैसे किसी जंगल में पानी को छोड़ दिया गया हो। इसका पूरा टेरेन ऐसा है जैसे पानी और जंगल के बीच में एक रिश्ता हो। उन पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पानी में ऐसा उभर के आता है कि आप हैरान हो जाएंगे। इन्हीं पहाड़ियों से लगा है बिद्री जलाशय, जो चाईबासा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर से पास होने और वन विभाग के डाक बंगले होने के कारण यह डैम चाईबासा के लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है। कितना शांत है बिद्री का डैम। पता नहीं यहाँ से वापस शहर जाने का मन कैसे होगा। It's really beautiful place. देखिए वरांडा से स्ट्रेट आपको लेक व्यू भी दिखता है। एंड इट्स ह्यूमंगस, कितना बड़ा है ये। बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। हमारा आखिरी पड़ाव एक ऐसी जगह है जो हमें बतलाता है कि हम शहरों के पास भी कैसे प्रकृति के साथ प्रदूषण को पीछे छोड़ सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। इतनी शांत जगह पे हम बैठे हैं, ऐसा लगता है कि किसी घंघोर जंगल के बीच हो। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ये जिला मुख्यालय चाईबासा से बिल्कुल हाथ भर की दूरी पर है, कहें तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इन चट्टानों के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है जो इस जगह को और रमणीय बनाता है। जैसे ही हम पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम यादों से भरे दिलों और इस अछूते स्वर्ग के लिए गहरी सराहना के साथ निकलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, संस्कृति, रोमांच और अध्यात्म एक साथ मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। चलो जोहार जोहार जोहार। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम एक ऐसा गंतव्य है जहां हर पल एक खोज है और हर यात्री यहां यात्रा कर एक कहानीकार हो जाता है। तो वक्त निकालिए और निकल पड़िए पश्चिमी सिंहभूम के सफ़र में, क्योंकि अज्ञात में कदम रखने, परिचित को पीछे छोड़ने और अप्रत्याशित को अपनाने में कुछ तो लुभावना ज़रूर है।